आज पश्चिम बंगाल बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक भी होगी। चुनाव की रणनीतियों पर समीक्षा भी की जाएगी। इधर ममता बनर्जी आज बांकुरा में रहेंगी। वहां पर वो एफआईआर के खिलाफ रैली को संबोधित करेंगी और थोड़ी देर में आज अमित शाह कोलकाता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। इस पर भी हमारी नजर रहेगी। अमित शाह कोलकाता के इस्कॉन मंदिर जाएंगे और साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय का दौरा भी करेंगे। इस दौरान सीनियर पदाधिकारियों से मुलाकात होगी और साथ ही कल यानी कि साल के आखिरी दिन कोलकाता में कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। तो नए साल पर नए मिशन बंगाल पर अमित शाह रहेंगे। इम्पॉर्टेंट सिर्फ ये नहीं है कि अमित शाह मिशन बंगाल पर है, इम्पॉर्टेंट ये है कि न सिर्फ विनोद जी संगठनात्मक मजबूती की यहाँ पर चर्चा होती है, बांग्लादेश के जो घुसपैठिए भारत में आकर बैठ गए हैं, कैसे उन्हें बाहर निकालना है, कैसे अपनी सीमाओं को सुरक्षित करना है, ममता दीदी को कैसे चैलेंज करना है, ये सारी चीजें इसमें शामिल है। नहीं, सबसे बड़ी प्राथमिकता जो है अमित शाह जी वहाँ गए हैं, पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव है। घुसपैठियों की समस्या तो सतत समस्या है, वो कोई आज की नहीं है, वो तो लगातार है और उसके लिए तो निरंतर काम करना पड़ेगा केंद्र सरकार को भी और राज्य की सरकार को भी। वो राष्ट्रीय समस्या के साथ साथ राजनीतिक समस्या भी तो हो गई है ना। नहीं, राजनीतिक तो मुद्दा बना दिया गया और ठीक है, पार्टियां बनाती है मुद्दा इस तरह, लेकिन मैं कह रहा हूँ मुख्य रूप से अमित शाह जी वहां पर जो उनका फोकस होगा वो पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में कैसे इस बार भारतीय जनता पार्टी को वहां पर वो जीत दिलाएं, इस पर फोकस करेंगे। सबसे सारा प्रायोरिटी उनकी वही है, होनी भी चाहिए, क्योंकि अभी मार्च अप्रैल में चुनाव हो जाएंगे 4 महीने बाद। तो इसलिए जो अब लगातार उनके दौरे बढ़ेंगे। बिहार में लगातार उन्होंने कमान संभाली, इसके पहले जिन जिन राज्यों में चुनाव हुए अमित शाह लगातार देखते रहे और बिहार में तो पूरी तरह से कमान संभाले हुए थे। अब बंगाल में वो गए हैं, तो अमित शाह के जाने से एक तो क्या होता है कि जो पार्टी के भीतर की गुटबाजी है वो खत्म होती है। जब बड़ा नेता जाता है और अमित शाह जैसा नेता, मोदी जी के बाद नंबर 2 है पार्टी। गुटबाजी है वहां कोई? गुटबाजी तो हर राजनीतिक दल में और हर राज्य में होती है, वो तो उससे परे तो कोई नहीं है, लेकिन कहीं कम कहीं ज्यादा। और पश्चिम बंगाल में भी दिलीप घोष का अलग मसला है और नए अध्यक्ष उनको कोई। दिलीप घोष का मैं एक बयान पढ़ रही थी अवधेश जी, वो उस बयान में कह रहे थे कि पिछली बार जनता ने हमें मजबूत विपक्ष के तौर पर जगह दी, लेकिन इस बार सरकार बनाएंगे। लेकिन ये जो वहां की पॉलिटिक्स चली, ममता बनर्जी को काउंटर करना इतना आसान नहीं है, और खास तौर पर तब जब अगर बाबरी मस्जिद बनती है तो वो हुमायूं कबीर से किनारा करती हैं और अब वो दुर्गा आंगन भी बनाती हैं। निश्चित रूप से कल भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री बीएल संतोष जी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल की लड़ाई हमारे लिए केवल राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये सिविलाइजेशनल वार है, ये सभ्यता का संघर्ष है और सभ्यता की विजय के लिए ये लड़ाई हो रही है। तो जाहिर है भारतीय जनता पार्टी इसको उस विचारधारा के आधार पर ले रही है जहां राजनीति भी सभ्यताओं के संघर्ष का पर्याय हो गई है। ममता बनर्जी इस समय जिस सभ्यता का प्रतीक बनी हुई है वो उनको उनसे पार पाना आसान नहीं है। व्यक्तिगत लोकप्रियता उनकी अभी भी जबरदस्त है, उनके पार्टी की आधार भूमि है, 30% मुस्लिम वोट है वहां, जिनको बीजेपी के हराना जिनकी प्राथमिकता होती है। लेफ्ट का एक बड़ा वहां जो है अभी भी आधार है, जो लेफ्ट इस समय कम्युनिस्टों को और कांग्रेस को वोट देने के बजाय बीजेपी को हराने के लिए वोट देता है। तो वो एक आइडियोलॉजिकल वार वहां है। लेकिन इस बार की जो अमित शाह जी अभी गए हैं, आज इस्कॉन मंदिर भी जाएंगे, आरएसएस कार्यालय जाएंगे। आरएसएस कार्यालय ना जाना स्वाभाविक खबर आ गई है, न तो नॉर्मली वो केंद्र में जाते हैं, समय होता है तो राज्यों के उस कार्यालय में वो जाते हैं, थोड़ी बहुत विचार विमर्श करेंगे। विधायकों सांसदों के साथ उनकी बैठक है, यानी चुनाव का जो एक अंतिम रणनीति होती है वो आज वहां वो फाइनल करेंगे, किसकी क्या भूमिका है। वैसे तो पहले 7 जोनों में बांटा जा चुका है, सब प्रभारी नियुक्त हो चुके हैं, सारी बैठकें हो रही है, काम हो रहे हैं, एसआईआर में लोगों को लगाया गया। लेकिन ममता बनर्जी इस समय जो परिस्थिति है, 2 अलग परिस्थिति है। बांग्लादेश की घटना का पश्चिम बंगाल में जबरदस्त असर देखा जा रहा है। पहला ये पिछले चुनाव में नहीं था, वो +1 है। दूसरा यह है कि जो पिछले समय से ममता बनर्जी की सरकार ने लोगों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर, जिसने विपक्ष में वोट दिया उसके साथ, जिसको सिविलाइजेशनल वार कर रहे हैं, जो पत्रकार ने कार्टून बना दिया उसके खिलाफ जो कार्रवाई हुई है, विरोधियों को जगह जगह छोड़ना पड़ रहा है, ये अब वहां के लोगों को भी ये धीरे धीरे स्वीकार नहीं हो रहा है।
और एक वातावरण जो बदला है बीजेपी के पक्ष में, तो वो इस समय एक वहां नहीं, लेकिन मेरा जो बिंदु सर था ना, मैं आ रही हूँ विनोद जी आपके पास, लेकिन वो जो पोलराइजेशन और काउंटर पोलराइजेशन की बात थी ना, उसे ममता बनर्जी बहुत सलीके से काउंटर कर रही है। इसी से जुड़ी हुई एक खबर मैं बता देती हूँ, फिर विनोद जी आपके पास आती हूँ। बंगाल चुनाव से पहले ममता बनर्जी ने सनातनी वोट बैंक जो खिसकने का उन्हें डर सता रहा था, उसकी गोलबंदी के लिए भी उन्होंने प्रयास शुरू कर दिए हैं। और तभी उन्होंने पहले शक्ति के मंदिर की बात की, अब शिव के मंदिर की बात कर रही हैं। ममता बनर्जी ने पहले सरकारी पैसे से कोलकाता में दुर्गा मंदिर बनाने का ऐलान किया, उसका शिलान्यास भी हुआ, बजट का भी एलोकेशन हो गया। अब महाकाल मंदिर भी बनाने जा रही हैं। सिलीगुड़ी में यह मंदिर बनकर तैयार होगा। यह मंदिर पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में बनाया जा सकता है। अभी तक ऐसी सोच एक चल रही है। ममता बनर्जी ने इस पर क्या कहा, पहले वो बयान आपको सुना देते हैं और फिर इस पर करेंगे चर्चा। সব ধর্মকে ভালোবেসে এমন কোন ধর্ম আমায় দেখাতে পারবেন না যার প্রোগ্রামে আমি যাই না। যখন আমি গুরুদ্বারায় যাই আমায় মাথা ঢেকে যেতে হয়, কই তখন তো তোমরা আমাকে কিছু বলো না, তাহলে আমি রোজায় গেলে তোমাদের আপত্তি কেন? এই যে আজকে আমি প্রোগ্রামে এসেছি, আমি চাদরটা গায়ে দিয়ে এসেছি, কেন জানেন? কারণ মা দুর্গার শিলান্যাস হচ্ছে। এটা আমাদের ধর্ম শিক্ষা যে কেউ, আমরা হিন্দুরা মেয়েরা দেখবেন যখন পুজো হয় মাথায় কাপড় দেয় বউরা, গাটা ঢেকে নেয়, কারণ হচ্ছে এটা ওদের কালচার। সব ধর্মে কোনো না কোনো কালচার আছে, সেই কালচারটা আমি যদি বলি মানবো না, হয় কখনো? এবং দুগাড়ের সহ অনেকে এসছেন, মহাকাল মন্দিরের শিলান্যাস হবে, জমি কিন্তু আমি দেখে নিয়েছি, রেডি করে দিয়েছি, পুজোর দিনও আমি মনে মনে ঠিক করে নিয়েছি।